जय हिंद। आज दोस्तों हम क्लास 7th की हिस्ट्री एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 9 करेंगे, द मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर्स। अब तक हमने देखिएगा तो क्लास 7th की आपकी ज्योग्राफी और सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ जो आपकी किताब है कंप्लीट कर दी, बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट हो गई है। आप जाके देख सकते हैं, सारी वीडियोस अपलोडेड है, प्लेलिस्ट सेपरेट बन रखी है सबकी, हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट बन रखी है, आप जाके देख सकते हैं और वीडियोस देखिएगा, पूरे अच्छे से पढ़िए, रिवाइज कीजिए, रिपीट कीजिए, जो भी क्वेश्चंस पूछता हूँ उसके आंसर दिया करिए। तो मेकिंग ऑफ द रीजनल कल्चर्स चैप्टर 9 हम पढ़ेंगे। इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा दोस्तों ये। जनरली इसमें हम कल्चर्स, वेरियस कल्चर्स के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। ठीक है, आपको चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा होगा, मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर्स, यानी रीजन के आधार पे जो कल्चर्स वगैरह होते हैं ना, हम ये इस चैप्टर में जानने वाले हैं। बड़ा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसीलिए दोस्तों ये कुछ पार्ट्स में आएगा आपके, क्योंकि काफ़ी बड़ा चैप्टर है तो कुछ पार्ट, 2-3 पार्ट्स में आएगा ये आपका चैप्टर, ताकि आपको भी मज़ा आए, इंटरेस्टिंग लगे। ठीक है, अगर आपने नॉलेज कैसल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए नॉलेज कैसल को। ठीक है, सपोर्ट दिखाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या है ना, देखिए वन ऑफ द कॉमनेस्ट वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग पीपल इज इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज दे स्पीक। अब देखिएगा हम अगर देखिएगा हम लोगों को कैसे डिस्क्राइब करते हैं। जनरली जब हम हमारे सामने वो अपीयर होते हैं तो उनकी भाषा के आधार पे हम डिस्क्राइब कर लेते हैं। सामने वाला हो सकता है कि अगर बंगाली बोल रहा हो, भोजपुरी बोल रहा हो, तो हम बता सकते हैं ना कि हाँ ये इस लोकेशन से आया है, इस रीजन से या है। बंगाली बोल रहा है तो हम जनरली कह देंगे कि वेस्ट बंगाल हो सकता है। फिर हम कह देंगे कि अगर ये भोजपुरी बोल रहा है तो हो सकता है बिहार साइड से आया हो। तो वैसे ही है कि अगर एक पर्सन को हम कहते हैं कि ये तमिल है, ये उड़िया है, तो इसका क्या मतलब है। अगर उसे हम कह रहे हैं कि ये बंदा तमिल है तो हो सकता है वो तमिल बोलता हो, उड़िया है तो वो हो सकता है उड़िया बोलता हो। और जब हम तमिल बोलता है, तमिल पर्सन है, उड़िया बोलता है, उड़िया पर्सन, तो जाहिर सी बात है एक रीजन को वो जो डिफाइन कर रहे हैं वो आपका क्या होगा, तमिल आपका तमिलनाडु को डिफाइन कर देगा और उड़िया जो है वो उड़ीसा से रिलेट कर देगा। तो इसमें हम देख रहे हैं कि भाषा के आधार पर ना हमें एक चीज़ पता चल जाती है कि हाँ हम इस बंदे को पहचान सकते हैं, भाषा के आधार पर डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो यहाँ पे है वी ऑल्सो टेंड टू एसोसिएट ईच रीजन विद डिस्टिंक्ट। अब किसी रीजन को अगर देखिएगा तो हम और भी कई तरीके जिसके आधार पे हम उस रीजन को पहचान सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे वहाँ के फूड्स हो गए, क्लोथ्स हो गए, वहाँ की पोएट्री होगी, डांस हो गया, म्यूजिक हो गया, पेंटिंग्स हो गई, ये काफ़ी सारी जो आपकी डिस्टिंक्टिव चीज़ें जो हैं काइंड से, इसके आधार पे भी हम जान सकते हैं कि हाँ ये रीजन कौन सा है। रीजन को हम समझ सकते हैं, बहुत सारे आधार हैं। तो ये सारे आपके कल्चर के ही तो पार्ट है यार। भारत में अगर जाइएगा तो कितने प्रकार के आपको कल्चरल देखने को मिल जाएंगे। कल्चरल डाइवर्सिटी भर भर के है। ठीक है, कल्चरल डाइवर्सिटी एक इम्पॉर्टेंट शब्द है, इस पे नोटिस कीजिएगा। ठीक है, भर भर के है। मेरे को नहीं लगता भारत के अलावा पूरी दुनिया में कोई ऐसी कंट्री होगी जहाँ पे इतनी कल्चरल डाइवर्सिटी आपको देखने को मिली। ठीक है, तभी तो हमें मज़ा आता है यार। ठीक है, डाइवर्सिटी एंजॉय करनी होती है। तो आर्ट एंड कल्चर जब हम पढ़ेंगे एक तरह से देखिएगा तो ये आपके आर्ट एंड कल्चर का भी टॉपिक हो जाता है। जो बच्चे कॉम्पिटेटिव की तैयारी कर रहे होंगे तो थोड़ा बहुत उन्हें भी समझने में आसानी हो जाएगी। समटाइम्स वी टेक दीज आइडेंटिटीज फॉर ग्रांटेड एंड एज्यूम दैट दे हैव एग्जिस्टेड फ्रॉम टाइम इमेमोरियल। अब देखिए क्या होता है ना, कभी कभी ना हम ये जो आपके जो आइडेंटिटीज होती हैं ना, जैसे ये रीजन के आधार पे, फिर ये लैंग्वेज वगैरह, हम इसको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। क्यों ले लेते हैं, हमें सोचते हैं बंदा अगर तमिल बोल रहा है, वो तमिल है, तमिलनाडु में अगर ये भाषा बोली जाती है तो काफ़ी सालों से बोली जाती है। हो सकता है पूर्वज इनके सैकड़ों सालों से, मतलब थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पहले, 1,500 साल, 2,000 साल पहले से बोली जा रही है। ठीक है, और एक स्पेसिफिक लोकेशन में ही बोली जाती है। मतलब तमिलनाडु है तो तमिलनाडु में यार शुरू से ही तमिल बोली जा रही है। ठीक है, बिहार है तो वहाँ पे मगधी, भोजपुरी शुरू से ही, मैथिली शुरू से ही बोली जा रही है। फिर अगर आप उड़ीसा है तो उड़िया वहाँ पे शुरू से ही बोली जा रही है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। साउथ इंडिया में जैसे कि आपको पता ही है कि काफ़ी सारी किंगडम्स आपकी एमर्ज हुई थी, जैसे कि चोला चेरा पांड्याज। तो क्या होता था ना कि ये लोग आपस में ना हमेशा इनकी क्लैश होती रहती थी, लड़ाइयाँ करते रहते थे। तो जब कोई किंगडम, मान लीजिए चेरा किंगडम ने चोला पे या हमला किया, तो क्या हुआ, चेरा किंगडम ने चोला का कोई एरिया कब्जा लिया। जो चेरा वाला जो कल्चर होगा, जब जो चेरा ने जो ज़मीन या कोई लोकेशन कब्जा लिया आपकी एरिया चोला का, तो वहाँ पे अगर देखिएगा तो लोग भी शिफ्ट होंगे। ठीक है, चेरा की जो संख्या होगी, जो लोग होंगे वहाँ के, वो भी शिफ्ट होंगे, वो अपना कल्चर लेके आएंगे। तो ये देखिएगा तो इंटरमिक्सिंग सी होने लग जाती है यहाँ पे, कि कल्चर्स इंटरमिक्सिंग होने लग गए। अब यहाँ पे देखिएगा जो आपका तमिलनाडु है, वहाँ पे सिर्फ तमिल बोलने वाले लोग थोड़ी हैं,
हो सकता है वहाँ पे कोई सिख हो तो पंजाबी भी बोलता हूँ। ऐसा नहीं कि सिर्फ वहाँ पे तमिल ही बोलेंगे। हाँ, ये कह सकते हैं कि वहाँ की देखिएगा तो मोस्ट जो रीजनल लैंग्वेज है वो तमिल है, हम उससे एसोसिएट कर सकते हैं कि तमिल बोल रहे हैं तो तमिलनाडु। पर ऐसा नहीं है कि सालों से चली आ रही है वहाँ पे तमिल है तो वहाँ पे तमिल ही बोली जाती है, बिल्कुल ऐसा नहीं है, इसे नहीं हम मान सकते। However, the frontiers separating regions have evolved over time and in fact are still changing। अब अगर आप देखिएगा तो आज भी तो ये चेंज होते जाते हैं, ठीक है, आज भी तो देखिएगा तो चेंज होते जाते हैं। भाषाएं आपकी स्टेट टू स्टेट जाके बदलती जाती हैं, ठीक है। कोई बंदा बिहार से दिल्ली में आके हो सकता है उसकी भाषा थोड़ी चेंज हो जाए, थोड़ा सा चेंज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। एक बंदा भोजपुरी बोल रहा है, दिल्ली साइड में आता है तो भोजपुरी बोलता रहेगा, पर थोड़ा बहुत उसको भी चेंजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। थोड़ी उसकी इस लोकेशन के आधार पर उसकी भाषा चेंज होगी, तो ये सब चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। कल्चर का क्या है, कल्चर एक जैसा नहीं रहता है, वो चेंज होता रहता है, ठीक है। Also, what we understand as regional cultures today are often the product of complex process of intermixing of local traditions with ideas from other parts of the subcontinent। जो अगर हम अभी देख रहे हैं हम जो आज देखिएगा तो रीजनल कल्चर्स को जो हम आज जानते हैं, ये ऐसा नहीं है कि बड़ी आसान प्रक्रिया थी उससे बन गया। बहुत ही इंटरमिक्सिंग ऑफ कल्चर्स हुए, इंटरमिक्सिंग ऑफ लोकल ट्रेडिशंस एंड आइडियाज देखने को मिले हैं। एक बहुत ही मतलब मानिएगा खतरनाक प्रोसेस से, इंटरमिक्सिंग प्रोसेस से गुजरा है, तब जाके एक ये कल्चर हमें देखने को मिलता है। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट्स में से हो सकता है। आपको मैंने सिर्फ चोला चेरा पांड्यास की बात की है, ठीक है। फिर यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में भी कई किंगडम्स थे, सेंट्रल इंडिया में भी आपको काफ़ी किंगडम्स देखने को मिले थे। तो यहाँ पे अब ये देखिए मौर्यन एम्पायर की बात अगर हम करें, मौर्यन एम्पायर ने पूरे भारत में उनका था, ठीक है, अशोक ने। तो वो जो हो सकता है वहाँ जो भाषा बोल रहे हैं वहाँ का कल्चर ये साउथ में भी लेके गए, सेंट्रल इंडिया में भी लेके गए हूँ, ठीक है, नॉर्दर्न इंडिया में भी लेके गए हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कल्चर शिफ्ट हो रहे थे, कल्चर्स इंटरमिक्स हो रहे थे, तो हमें ये देखने को मिल सकता है। मॉडर्न एम्पायर शायद बेस्ट एग्जाम्पल रहेगा आपका इसके लिए। एज वी विल सी सम ट्रेडिशंस अपीयर स्पेसिफिक टू सम रीजन्स, अदर सीम टू बी सिमिलर अक्रॉस रीजन एंड येट अदर डिराइव फ्रॉम ओल्डर प्रैक्टिसेस इन अ पर्टिकुलर एरिया बट टेक अ न्यू फॉर्म इन अदर रीजन्स, ठीक है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होगा आपका ये, मज़ा आएगा। इसमें हम अलग अलग रीजन्स के आधार पे जो भी कल्चर्स वगैरह हैं वो उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, मज़ेदार चैप्टर होगा। सबसे पहले हम देखेंगे द चेराज एंड द डेवलपमेंट ऑफ द मलयालम, ठीक है, द चेराज एंड द डेवलपमेंट ऑफ मलयालम। अब देखिए यहाँ पे हम जो समझने वाले हैं ना, यहाँ पे हम कनेक्शन समझेंगे लैंग्वेज और रीजन के आधार पे हम समझेंगे, ठीक है, लैंग्वेज और रीजन के आधार पर। तो देखिए जो चेरा किंगडम है आपका, ये कहाँ पे था, ये आपका महोदयापुरम जो आपका है, यहाँ पे 9th सेंचुरी में सदर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुला में एस्टेब्लिश था, जो आज का आपका प्रेजेंट डे केरला है, ठीक है। इट इज़ लाइकली दैट मलयालम हैज स्पोकन इन दिस एरिया, और माना जाता है कि यही वो एरिया था जहाँ पे आपकी मलयालम बोली जाती थी, मलयालम इसी एरिया में बोली जाती थी। द रूलर्स इंट्रोड्यूस द मलयालम लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट इन द इंस्क्रिप्शन। देखिए जो रूलर्स थे यहाँ के, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था मलयालम लैंग्वेज को अपने ऑफिशियल स्क्रिप्ट में या इंस्क्रिप्शंस पे लिखवाते थे मलयालम लैंग्वेज को। इनफैक्ट दिस इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट एग्जाम्पल, और इनफैक्ट अगर देखिएगा ये वन ऑफ द अर्लीस्ट एग्जाम्पल है यूज़ ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस, ठीक है। रीजनल लैंग्वेजेस का जो यूज़ होता है उसके लिए आपका ये एक अर्लीस्ट एग्जाम्पल देखने को मिलता है, जिसमें जिस लैंग्वेज को आपको ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में देखने को मिलेगा, क्योंकि इंस्क्रिप्शंस पे लिखवाया था राजा ने, जो महाराजा थे। ये रीजनल लैंग्वेजेस मलयालम में कुछ लिखवाया था, जो भी लिखवाया उसने, ठीक है। तो रीजनल लैंग्वेजेस के आपको देखिएगा तो वन ऑफ दी अर्लीस्ट एग्जाम्पल देखने को मिलता है, जिसको ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के लिए लिखा गया था, यूज़ किया गया था सब कॉन्टिनेंट में। तो आपको यहाँ पे ये जानने को मिला। यहाँ पे हम चेराज एंड डेवलपमेंट ऑफ मलयालम, मतलब चेर किंगडम की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो आपका कहाँ पे था, केरला साइड में, साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुला में देखने को मिलता था, ठीक है। जनरली यहाँ पे मलयालम बोली जाती थी। रूलर्स ने मलयालम लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया था, स्क्रिप्ट्स वगैरह में, इंस्क्रिप्शंस वगैरह में लिखते थे, और ये वन ऑफ द अर्लीस्ट एग्जाम्पल है रीजनल लैंग्वेजेस का यूज़ इन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में, ठीक है। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स वगैरह जो होती हैं उसमें वन ऑफ द अर्लीस्ट एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाता है इसमें। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, ये आप देख सकते हैं मलयालम में लिखवा रखी है कुछ, ठीक है। अब पढ़ नहीं पाता मैं, जो पढ़ सकता है पढ़ ले। तो ये आपका ऐसे टाइप में लिखवा देते थे जो वहाँ के राजा महाराजा होते थे। अब देखिए यहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है, सेम टाइम अगर आप देखिएगा तो ऐसा नहीं था कि चेराज के किंगडम में आपको, चेराज के रीजन में आपको सिर्फ मलयालम ट्रेडिशंस देखने को मिलते हैं, मलयाली ट्रेडिशंस। वहाँ पे हमें सांस्कृतिक ट्रेडिशंस भी देखने को मिलते हैं,
क्यों मिलते हैं? क्योंकि और सांस्कृतिक जो ट्रेडिशंस है, जो संस्कृत फॉलो करते थे, वो लोग भी किसी और ट्रेडिशंस को फॉलो कर सकते हैं, हो सकता है वहाँ पे भी उनका इन्फ्लुएंस देखने को मिलता मलयाली का। तो यहाँ पे भी आपको चेरा किंगडम में सांस्कृतिक इन्फ्लुएंस थोड़ा सा देखने को मिलता था, ठीक है। अब यहाँ पे आपने देखा चेरा का अगर ऑफिशियल देखे तो मलयालम थी डिनोट करते थे, पर वहाँ पे हमें थोड़ा सा इन्फ्लुएंस आपको सांस्कृतिक ट्रेडिशंस का भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे भी इंटरमिक्सिंग ऑफ, आप देख रहे हैं ना, कल्चर्स हो रहे हैं, इंटरमिक्सिंग ऑफ लैंग्वेजेस कह सकते हैं, ट्रेडिशंस कह सकते हैं। द टेम्पल थिएटर, अब इसके कुछ सांस्कृतिक ट्रेडिशंस के अगर कुछ एग्जांपल देखिएगा तो देखिएगा टेम्पल थिएटर ऑफ केरला। टेम्पल थिएटर ऑफ केरला कैसे? देखिए यहाँ पे जो आपके जो कुछ स्टोरीज वगैरह या जो एपिक्स वगैरह या कुछ प्लेस वगैरह होती थी ना, ये किस पे आधार पे बेस्ड थी? सांस्कृतिक एपिक्स, ठीक है। जो संस्कृत आपकी एपिक्स थी उसके आधार पे आपके जो केरला के टेम्पलों में नाटक वाटक चलता था, स्टोरीज वगैरह चलाई जाती थी, प्ले चलता था। तो ये किसके आधार पे थी? संस्कृत एपिक्स। तो यहाँ पे हमें सांस्कृतिक ट्रेडिशंस देखने को मिलती है सेम टाइम, कहाँ पे? चेरा किंगडम में। आई होप आप समझ रहे होंगे। अब यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो जो फर्स्ट लिटरेरी वर्क था आपका मलयालम का, जो 12th सेंचुरी में बना था, उसे कहा जाता है कि वो डायरेक्टली अगर देखिएगा तो थोड़ा बहुत आपका संस्कृत से इन्फ्लुएंस हुआ है, संस्कृत से आया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा मलयालम लैंग्वेज, मलयालम जो आपका लिटरेरी वर्क में भी हमें संस्कृत का इन्फ्लुएंस देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है ना कि चेरा किंगडम में से मलयालम ही नहीं सुपीरियर थी, वहाँ पे संस्कृत का भी यूज होता था। इंक्लूडिंग अगर देखेगा तो लिटरेरी वर्क में जो मलयालम की थी 12th सेंचुरी में जो आई थी, उसमें भी हमें संस्कृत का क्या इन्फ्लुएंस थोड़ा बहुत देखने को मिल जाता, थोड़ा बहुत जो काम वगैरह था वो संस्कृत से देखने को मिल रहा था हमें। अब अगर आप यहाँ देखिएगा तो एक 14th सेंचुरी में एक टेक्स्ट लिखा गया था जिसका नाम क्या था आपका? लीलाती लाकम कह सकते हैं, थोड़ा सा हो सकता है प्रोनाउंसिएशन गलत हो, लीलाती लकम, ठीक है। जो आपका किससे डील करता था? ग्रामर से, पोएम्स वगैरह इसमें लिखी गई थी। तो इसको कंपोज किया गया था किसमें? मणि प्रवलम में इसको कंपोज किया गया था, ठीक है। जिसका मतलब क्या है? लिटरली मीनिंग देखिएगा तो डायमंड्स एंड कोरल इसका मीनिंग है, ठीक है। रेफरिंग ऑफ द 2 लैंग्वेजेस, ठीक है, 2 लैंग्वेजेस में आपको ये देख रहे हो। मनी प्रॉब्लम जनरली मान सकते हैं कि मलयालम का एंशिएंट वर्जन आप कह सकते हैं, मलयालम जो लैंग्वेज थी उसका एंशिएंट वर्जन आप कह सकते हैं, ठीक है। तो लीलाती कलम का आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो ग्रामर और पोलिटिक्स से जो डील करती थी उसको कंपोज किया गया था मनी प्रॉब्लम में, ठीक है, जिसका मतलब है आपका डायमंड्स एंड कोरल्स। रेफरिंग टू दी 2 लैंग्वेजेस आपको यहाँ देखने को मिल रही हैं, ठीक है, संस्कृत एंड रीजनल लैंग्वेजेस। अब ज़्यादातर आपको यहाँ पर देखिएगा तो मतलब हमें कुछ चेराज में ऐसी भी आपको देखिएगा तो कुछ वर्क ऐसे देखने को मिलते हैं, लिटरेरी सोर्सेज ऐसे देखने को मिलते हैं, ये टेक्स्ट ऐसे देखने को मिलते हैं जिसमें आपका संस्कृत का यूज साथ में किया गया है मलयालम लैंग्वेज के, यानी इंटरमिक्सिंग हमें दिखती है संस्कृत और मलयालम लैंग्वेज की, यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। तो ये हमने देखिएगा तो हमने चेराज और डेवलपमेंट ऑफ मलयालम के बारे में थोड़ा जाना कि ऐसा नहीं है कि चेरा किंगडम में सिर्फ मलयालम ही बोली जाती थी, वहाँ पे हमें संस्कृत वर्क, ठीक है, संस्कृत ट्रेडिशंस देखने को मिले। केरला में जो टेम्पल थिएटर होता था वहाँ पे भी आपको सांस्कृतिक एपिक्स जो होते थे उसके द्वारा उसको मान के कुछ प्लेस वगैरह या नाटक वगैरह वहाँ या स्टोरीज वगैरह वहाँ पे कही जाती थी या प्ले की जाती थी, ठीक है, परफॉर्म करी जाती थी। तो ये हमें यहाँ जानने को मिलता है कि मलयालम और संस्कृत जो आपका ये जो लैंग्वेज था इनका इंटरमिक्सिंग हमें देखने को मिलता है। काफ़ी सारे टेक्स्ट में भी हमें देखने को मिला। लीलाती कलम याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे फिर इसको किस पे कंपोज किया गया था? मनी प्रॉब्लम में। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। मनी प्रॉब्लम का मतलब क्या है? हो सकता है कभी किसी एग्जाम में पूछा जाए, डायमंड्स एंड कोरल्स, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। संस्कृत एंड रीजनल लैंग्वेजेस का हमें यहाँ पे इंटरमिक्सिंग देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक अगर हम देखें तो आपको उम्मीद है कि समझ में आया होगा, द मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर्स के बारे में ही बात है, लैंग्वेजेस, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे रूलर्स एंड रिलीजियस ट्रेडिशंस, द जगन्नाथ कल्ट, ठीक है, रूलर्स एंड रिलीजियस ट्रेडिशन द जगन्नाथ कल्ट के बारे में देखेंगे। अब इस इमेज में आप देख सकते हैं, इसमें हमें आइकन्स देखने को मिलते हैं बालभद्र, सुभद्रा और जगन्नाथ के, ठीक है। ये रहे आपके 3। तो इसको किस पे बनाया गया? एक मैन्युस्क्रिप्ट है जैसे पाम लीफ पे बनाया गया उड़ीसा में, ठीक है। इन अदर रीजन्स रीजनल कल्चर्स ग्रू अराउंड रीजनल ट्रेडिशन। अदर रीजन के आधार पर अगर आप हमें देखें कुछ अदर रीजन्स की अगर बात करें, उड़ीसा की जनरली बात की गई है। जगन्नाथ टेम्पल आपका वहीं पे है, इंपॉर्टेंट टेम्पल है, मोस्ट मतलब अमेजिंग टेम्पल है, काफ़ी लोग पिलग्रिम्स जो होते हैं वहाँ विजिट करते हैं।
तो रीजनल कल्चर्स देखिए वहीं उभर रहे थे जहाँ पे रीजनल ट्रेडिशंस आपको देखने को मिलता है। रीजनल ट्रेडिशंस के आसपास ही आपको रीजनल कल्चर्स उभरते हुए दिख रहे थे। द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस प्रोसेस इज द कल्ट ऑफ जगन्नाथ। अगर इसका बेस्ट एग्जांपल अगर आप देखिएगा तो आप जगन्नाथ कल्ट को देख सकते हैं, जगन्नाथ कल्ट को। और जगन्नाथ का मतलब क्या लिखा कहा गया है यहाँ पे, द लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड, या हम इसे भगवान विष्णु के नाम से भी हम इसे जान सकते हैं। और ये जगन्नाथ टेम्पल आपका कहाँ पे है, पुरी में है। पुरी कहाँ पे आपका, उड़ीसा में है। ठीक है, तो जगन्नाथ के बारे में आपने यहाँ पे देखा। इनका जगन्नाथ का जनरली मतलब क्या है, लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड। क्वेश्चन हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। और ये किन भगवान को डिनोट करता है, लॉर्ड विष्णु को आपका डिनोट करता है। टू देट द लोकल ट्राइबल पीपल मेक द वुडन इमेज ऑफ द डेटी विच सजेस्ट दैट द डेटी वॉज ओरिजिनली अ लोकल गॉड। देखिए पहले क्या होता था ना, जो लोकल यहाँ के जो लोग होते थे ना, वो मानते थे कि जगन्नाथ जो है इनके लोकल गॉड है, तो उनके वुडन इमेजेस वगैरह ये बनाते थे। ठीक है, अपने भगवान की जो वुडन इमेजेस बनाते थे उसकी उनकी पूजा पाठ करते थे। ठीक है, आज भी वहाँ पे अगर आप जाके देखिएगा तो वुडन इमेजेस आपको भगवान जगन्नाथ के देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, भगवान जगन्नाथ के देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये इसको कहा गया था कि लोकल गॉड है। पहले ऐसा नहीं था कि इसको किसी भगवान विष्णु से डिनोट नहीं किया गया था कि हाँ ये भगवान विष्णु के अवतार है, भगवान विष्णु ही है ये, ऐसा कुछ नहीं था। लोकल गॉड के आधार पे माना गया था। बाद में जाके इन्हें आइडेंटिफाई किया गया था विष्णु के आधार पे कि हाँ ये विष्णु के लॉर्ड विष्णु के अवतार हैं आपके जगन्नाथ। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। समझ रहे हैं ना कि रीजनल कल्चर्स वहीं ग्रो हो रहे थे जहाँ पे रीजनल ट्रेडिशंस थे। रीजनल ट्रेडिशंस के आसपास ही आपको रीजनल कल्चर्स ग्रो होते हुए दिख रहे थे। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल आपका जगन्नाथ कल्ट था। जगन्नाथ आपका कहाँ पे, पुरी उड़ीसा में है। जगन्नाथ का मीनिंग क्या है, लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड, या इसको हम भगवान विष्णु के आधार पे भी मतलब डिनोट कर सकते हैं, हम नाम से जान सकते हैं। पहले ये लोकल गॉड मानते थे, जो लोकल ट्राइब्स होते थे इनको, बाद में इनको आइडेंटिफाई कर लिया गया था लॉर्ड विष्णु से। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा। ठीक है आपको, तो चलिए अरे 12वीं शताब्दी में अगर आप देखिएगा, अब यहाँ देखिएगा तो 12वीं शताब्दी में आपको क्या देखने को मिलता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रूलर थे गंगा डायनेस्टी के, क्या नाम था उनका, अनंता वर्मन। अनंता वर्मन ने डिसाइड किया कि हाँ मैं एक टेम्पल बनाऊंगा। ठीक है, किसके नाम से, पुरुषोत्तम जगन्नाथ के नाम से। कहाँ पे, पुरी में। ठीक है, पुरी में एक टेम्पल बनाऊंगा पुरुषोत्तम जगन्नाथ के नाम से। तो अनंत वर्मन ने बनवाया था। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किसने डिसाइड किया था, कौन सी डायनेस्टी को बिलोंग करते थे, गंगा डायनेस्टी को बिलोंग करते थे। ये आप नोट कर लीजिएगा नोटबुक में। ठीक है, पॉइंट फॉर्मेट में, माइंड मैप के फॉर्मेट में आप बना सकते हैं। पुरुषोत्तम जगन्नाथ का टेम्पल बनवाया था पुरी में, किसने, अनंत वर्मन ने। कौन सी डायनेस्टी को बिलोंग करते थे, गंगा डायनेस्टी को, 12th सेंचुरी में। ठीक है, तो इन्होंने टेम्पल बनवाया। अब उसी के साथ में देखिएगा तो 1230 में क्या हुआ था, 1230 में जो किंग अनंग भीम थे, अनंग भीम III, इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने अपना पूरा किंगडम ही भगवान के नाम कर दिया, पूरा किंगडम ही भगवान के नाम कर दिया, और कहा कि मैं भगवान का डिप्टी हूँ। ठीक है, भगवान के द्वारा अपॉइंटेड हूँ और भगवान ही सुपीरियर है। ठीक है, मैं बस भगवान का आदेश मानता हूँ। मतलब इन्होंने पूरा अपने आप को समर्पित कर दिया था जगन्नाथ भगवान को, यानी भगवान को अर्पित कर दिया था अपना किंगडम। तो हमें ये यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आगे चलते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये जगन्नाथ टेम्पल आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही ब्यूटीफुल टेम्पल है। ठीक है, बहुत सारे पिलग्रिम्स यहाँ पे जाते रहते हैं। एक आसपास देखिएगा तो पिलग्रिमेज सेंटर भी बन सा गया है। ठीक है, आप ज़्यादातर जो लोग देखिएगा तो रिलीजियस साइट्स विजिट करते हैं ना, वो जगन्नाथ टेम्पल जाते ही जाते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे एज द टेम्पल गेन्ड its importance as a center of pilgrimage, its authority in social political matters also increase। अब देखिए जैसे जैसे टेम्पल की इंपॉर्टेंस बढ़ती जाएगी ना, तो टेम्पल से जुड़े हुए लोग थे ना, चाहे वो ब्राह्मण जो प्रीस्ट हो गए, या फिर जो काम करने वाले लोग हो गए वहाँ पे, या पिलग्रिम्स हो गए, इनके भी इंपॉर्टेंस देखिएगा तो यहाँ पे बढ़ती हुई आपको देखती थी। अब यहाँ पे देखिएगा जो ऑल दोज हु कॉन्क्वर्ड, ठीक है, जिन्होंने भी उड़ीसा को कॉन्क्वर्ड किया था, अब चाहे उसमें मुगल्स हो, मराठास हो, ईस्ट इंडिया कंपनी हो, ठीक है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी हो, अटेम्प्ट टू गेन कंट्रोल ओवर द टेम्पल, ये क्या करते थे, उड़ीसा पे हमला किया और टेम्पल पे टेम्पल पे कब्जा कर लेते थे, टेम्पल का कंट्रोल अपने पास रख लेते थे। ये टेम्पल को तोड़ा नहीं है इन्होंने टेम्पल को कंट्रोल कर लिया। क्यों कंट्रोल कर लिया है, ठीक है, टेम्पल पे कंट्रोल करके लोगों को अपने साथ जोड़ते थे, कहते थे कि हमारे अथॉरिटी में आप आ जाओ। टेम्पल को इसलिए नहीं तोड़ते थे कि ताकि लोगों की जो रिलीजियस भावनाएं हैं, ठीक है, भावनाएं हैं वो हर्ट ना हो, ताकि फिर हो सकता है ना फिर वहाँ पे विद्रोह हो जाए। तो ये सब
नहीं हो, इसलिए ये लोग क्या कहते थे, टेम्पल पे कंट्रोल करते थे। फिर लोगों को कहते थे आइए आप अपना पूजा पाठ कीजिए, हम मंदिर को नहीं तोड़ेंगे, बस हमारी अथॉरिटी रहेगी यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पे हमें देखने को मिलता था। जो भी यहाँ पे जो आपके रूलर्स वगैरह जो आए थे या बड़े बड़े किंगडम्स ने यहाँ पे आक्रमण किया था, वो क्या करते थे, टेम्पल पे अपना कंट्रोल जमा लेते थे। ठीक है, पर टेम्पल को इन्होंने कभी तोड़ा नहीं था। दे फेल्ट दैट दिस वुड मेक द रूल एक्सेप्टेबल टू द लोकल पीपल। और ये इस वजह से क्या ये मानते थे कि इस तरीके से जो लोकल रूल होंगे, लोग होंगे ना, ये इनका जो रूल है ना ये एक्सेप्ट कर लेंगे यहाँ पे। जाहिर सी बात है, उनकी अगर रिलीजियस भावनाएं अगर उनकी रिलीजियस भावनाएं को आप ठेस नहीं पहुंचाएंगे तो वो आपको एक्सेप्ट कर लेंगे, वहाँ के लोकल लोग मान लेंगे। उनकी भावनाओं को अगर आपने हर्ट नहीं किया होगा तो बिल्कुल वो हम आपको मान लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये इनका मानना था आपका मुगल्स, मराठास और ईस्ट इंडिया कंपनी जो यहाँ पे आई थी। आगे चलेंगे, द राजपूत एंड द ट्रेडिशंस ऑफ हीरोइज्म। हीरोइज्म की हम यहाँ पे बात करेंगे थोड़ा बहुत। हीरोइज्म, ठीक है, इंपॉर्टेंट होगा ये। द राजपूत एंड द ट्रेडिशंस ऑफ हीरोइज्म आज का ये आपका लास्ट टॉपिक होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट जो बाकी के टॉपिक्स होंगे वो आपका नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो देखिएगा, तो राजपूत एंड ट्रेडिशंस ऑफ हीरोइज्म में अगर हम देखें तो 19th सेंचुरी में क्या हुआ, जो रीजन जो आपका प्रेजेंट डे राजस्थान है, इसको ब्रिटिशर्स ने क्या कह दिया, इसको राजपूताना, यानी राजपूत सिर्फ यहीं रहते हैं, ब्रिटिशर्स ने ऐसा कह दिया राजस्थान में। ठीक है, while this may suggest that this was an area that was inhabited only or mainly by Rajputs, this is only partly true। अब इन लोगों का कहना था कि जो मेनली जो ये एरिया था, ये मेनली यहाँ पे आपको राजपूत देखने को मिलते थे। हाँ, ये सही है, पर ये थोड़ा बहुत गलत भी है, पार्टली ट्रू है। देखिए, राजपूत आपको ना हर जगह देखने को मिलते थे, नॉर्दर्न इंडिया और सेंट्रल इंडिया में। ठीक है, काफ़ी जगह आपको देखने को मिलते थे, काफ़ी सारे राजपूताना सेवरल ग्रुप्स वगैरह इन्होंने बना रखे थे। ठीक है, जो आपको क्या राजपूत कहते थे, या आपको सेंट्रल इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया में देखने को मिल जाते थे। एंड ऑफ कोर्स देयर आर सेवरल पीपल अदर देन राजपूत हु लिव्ड इन राजस्थान। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ राजपूत ही रहते थे राजस्थान में, काफ़ी अलग अलग तरीके जो लोग थे जो राजपूत नहीं थे वो भी राजस्थान में रहते थे और अपना कल्चर फॉलो करते थे। हाउएवर द राजपूत्स आर ऑफन रिकॉग्नाइज्ड एज कंट्रीब्यूटिंग द डिस्टिंक्टिव कल्चर ऑफ राजस्थान। पर अगर आप डोमिनेटिंग, अगर आप देखिएगा, डोमिनेशन वहाँ पे किसका था राजस्थान में, तो आपको राजपूत का देखने को मिल जाता था। आर्ट एंड कल्चर वहाँ पे देखिएगा, फिर आपका आर्किटेक्चर वगैरह फॉर्म में भी आपको डोमिनेंट एक कंट्रीब्यूशन देखने को मिल जाता था, मेनली बाय राजपूत। कहाँ पे, राजस्थान के एरिया में मेनली। अगर आप जयपुर साइड में अगर देख लीजिएगा तो थोड़ा बहुत जयपुर में आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। ये महल वहल अगर आप देखेंगे तो वो सारे राजपूताना स्टाइल में ही लगते हैं। ठीक है, बड़े बड़े हीरोइज्म से इन्होंने जनरली यहाँ पे मतलब रख दे, वीर गाथा राजपूताना, महाराणा प्रताप। ठीक है, हीरो तैयार अपने आप में। तो यहाँ पे इसकी बात की गई है। चलिए आगे चलते हैं हम। ठीक है, अब आपने यहाँ पे समझ लिया ना, द राजपूत एंड ट्रेडिशंस ऑफ हीरोइज्म। ऐसा नहीं है कि राजपूत यहाँ पे सिर्फ आपका राजस्थान से एसोसिएट थे, नॉर्दर्न इंडिया और सेंट्रल इंडिया में भी आपको ये राजपूत देखने को मिल जाते थे। ठीक है, आई होप आपको इसमें कुछ मतलब समझ में आ गया होगा। ठीक है, और राजस्थान में भी आपको काफ़ी अलग कल्चर्स के भी लोग देखने को मिल जाते थे जो राजपूत नहीं थे। आइए आगे चलें। अगर हम, आप यहाँ पे एक फ़ोटो देख सकते हैं, ये आपकी फ़ोटो है प्रिंस राज सिंह बीकानेर की। ठीक है, ये आपके वहाँ के राजा थे, बीकानेर के प्रिंस वगैरह थे, तो ये इनकी आपको फ़ोटो देखने को मिल रही है। अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे दीज कल्चरल ट्रेडिशंस वर क्लोजली लिंक्ड विद द आइडियल्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ द रूलर्स। अब ये क्या यहाँ पे कहता है कि अगर राजस्थान में अगर आप देखिए जो राजपूत थे, जो वहाँ के रूलर्स थे, जनरली जो रूलर्स होते हैं ना, उन्हीं से इन्फ्लुएंस होता था वहाँ का कल्चर, जो ट्रेडिशन होता था। ये जनरली जो आइडियाज़ होते थे, एस्पिरेशंस वगैरह रूलर्स के, उसी से आपका इन्फ्लुएंस होता था। अब अगर 8वीं शताब्दी से अगर आप देखिएगा, फ्रॉम अबाउट द 8th सेंचुरी द मोस्ट ऑफ द प्रेजेंट डे स्टेट ऑफ राजस्थान वॉज रूल्ड बाय वेरियस राजपूत फैमिलीज। आज का राजस्थान तो दोस्तों देखिएगा तो इंडिया का क्या है, सबसे बड़ा राज्य है एरिया वाइज में राजस्थान आपका। पर इतना बड़ा राज्य में क्या था, पुराने टाइम पे आपका एंशिएंट टाइम पे 8th सेंचुरी में काफ़ी सारे रूलर्स थे। ठीक है, जो वेरियस लोकेशंस पे अपने आप को मतलब रूलर थे और राज करते थे। काफ़ी सारी आपको राजपूताना फैमिलीज भी आपको देखने को मिलती थी। ठीक है, जयपुर हो गया, पता नहीं, जयपुर हो गया, जोधपुर हो गया, काफ़ी सारी आपको ये लोकेशंस थी ना, यहाँ पे वेरियस तरीके के राजपूत रूलर्स रहते थे। मेवाड़ का एरिया हो गया, तो यहाँ पे आपको राजपूत फैमिलीज देखने को मिलती थी। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक ही रूलर था आपका पूरे राजस्थान का, काफ़ी सारे रूलर्स देखने को आपको यहाँ मिल जाते थे। कहाँ पे, राजस्थान में, जो मेनली डोमिनेटेड बाय राजपूत फैमिलीज। और एक रूलर को जैसे कि हम जानते हैं पृथ्वीराज चौहान, जिनका रूल देखिएगा तो आपका अजमेर साइड में आपको देखने को मिल जाता था।
पृथ्वीराज चौहान के बारे में हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ाई थी, ठीक है। मोहम्मद घोरी के साथ लड़ाई हुई थी ना। अब कहाँ पे हुई थी, कौन से लोकेशन पे हुई थी, ये आपको बताना है, और कौन से साल में हुई थी, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। पृथ्वीराज चौहान जनरली हम इन्हें चाहमनाज भी कह सकते हैं, चौहान डायनेस्टी, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान इनके मेन रूलर थे। तो ये भी आपके क्या थे, राजपूत थे। इनका मेन रूलर आपका रूल कहाँ पे था, अजमेर साइड में था इनका रूल। किनका, पृथ्वीराज चौहान का। अब यहाँ पे देखिएगा, रूलर्स चेरिश द आइडियल ऑफ द हीरो हु फॉर। अब इन्हें राजपूत को हम क्या कहते थे, हीरो होते थे, फाइट करते थे, फाइटर्स होते थे, ठीक है, वॉरियर्स होते थे, लड़ाई करना, इन्हें युद्ध वगैरह में ही पार्ट लेते रहते थे। इन्हें जनरली क्या कहा जाता था, अगर आप बैटल फील्ड में गए हो, या तो भाई साहब जीत के आओ या तो हार के आओ, ठीक है। सरेंडर वरेंडर करना इनके खून में ही नहीं था, ठीक है। तभी तो हमने देखा इतने महान महान आपको हमें रूलर्स देखने को मिल जाते हैं। महाराणा प्रताप हो गए, पृथ्वीराज चौहान हो गए, ठीक है। हार के नहीं आई है, सरेंडर नहीं किया इन्होंने, मतलब सॉरी सरेंडर नहीं किया, लड़े, ठीक है, अच्छे से लड़े, ठीक है, हारी नहीं इन्होंने, पूरी जी जान लगा दी, जब तक आखिरी सांस थी इन्होंने लड़ाई की। तभी तो यहाँ पे आपकी बात की गई थी, मैंने कहा था हीरोइज्म पे एक बार फोकस कीजिएगा, हीरोइज्म, ठीक है। स्टोरीज अबाउट राजपूत हीरोज वर रिकॉर्डेड इन पोएम्स एंड सॉन्ग विच वर रिसाइटेड बाय स्पेशली ट्रेन्ड मिनिस्ट्रल्स, ठीक है। अब यहाँ पे काफ़ी सारी स्टोरीज वगैरह भी है राजपूतों वगैरह के बारे में, जिसको पोएम्स या सॉन्ग्स के फॉर्मेट में आपको रिकॉर्ड किया गया है, ठीक है। राजपूत रूलर्स थे, इनके बारे में स्टोरीज वगैरह काफ़ी सारी बनाई गई, गाया गया था, पोएम्स वगैरह गाते थे, सॉन्ग्स वगैरह गाते थे। कौन गाते थे, जो स्पेशली जो ट्रेंड मिनिस्ट्रल्स होते थे। मिनिस्ट्रल्स क्या होते हैं, गवैये कह सकते हैं, जो गाना गाने वाले होते हैं। आपने काफ़ी बार सुना होगा ना, सुनो सुनो इस वीर की कहानी, ऐसे ऐसे आपने सुने होंगे काफ़ी सारे सीरियल्स वगैरह या मूवीज़ वगैरह में, वो एक गाने के फॉर्मेट में उस वीर गाथा को बता देते हैं। तो ये वही थे गवैये, मिनिस्ट्रल्स वही होते हैं जो स्टोरीज एंड राजपूत जो हीरोज होते थे, इनको एक सॉन्ग के फॉर्मेट में इनकी वीर गाथा जो सुनाते थे। सुनो सुनो इस देश में राजा था, ऐसी कुछ सुनो सुनो, मतलब इनकी ऐसा कह सकते हैं आप, ठीक है। तो ये यहाँ पे ऐसा था। इसी की वजह से, इन्हीं स्टोरीज की वजह से अगर आज भी अगर आप देखिएगा तो आज भी जो इनकी वीर गाथाएं हैं, इनकी वीरताएं हैं, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, ये क्या करती हैं, हमें इंस्पायर करती हैं, एक इंस्पिरेशन का काम करती हैं। और इनकी आज भी अगर काफ़ी सारी चीज़ें देखिएगा तो कंजर्व करके रखी गई हैं, ठीक है, इंस्पायर करती हैं। एक एग्जाम्पल इन्होंने सेट कर दिया था, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इनके गानों में क्या मिलेगा, ऑर्डिनरी पीपल वर ऑल्सो अट्रैक्टेड बाय दी स्टोरीज। इनकी स्टोरीज में क्या क्या देखने को मिलता था, विच ऑफन डिपिक्टेड ड्रामेटिक सिचुएशन, काफ़ी सारी आपको ड्रामेटिक सिचुएशंस देखने को मिलेंगी, एंड वेरियस रेंज, मतलब काफ़ी सारी रेंज ऑफ मोशंस, अब सॉरी मोशंस नहीं, इमोशंस आपको देखने को मिलेंगी, स्ट्रॉन्ग इमोशंस आपको देखने को मिलेंगी। जैसे लॉयल्टी होती थी, लॉयल्टी आपको देखने को मिलेगी इनकी स्टोरीज में, फ्रेंडशिप देखने को मिलेगी, लव देखने को मिलेगा, वेलर देखने को मिलेगा, गुस्सा देखने को मिलेगा, एंड काफ़ी और चीज़ें देखने को मिलेंगी इन राजपूत रूलर्स के बारे में, जो स्टोरीज वगैरह या पोएम्स वगैरह जो गाई जाती थी, ठीक है। तो मतलब समझ सकते हैं ये कितने लोग महान होते थे, ठीक है। तभी तो यार हम जानते हैं महाराणा प्रताप हो गए, पृथ्वीराज चौहान की वीर गाथाएं क्यों गाई जाती हैं, क्योंकि हम जानते हैं इन्होंने सही में मतलब कुछ किया था, ठीक है। अगर आप यहाँ देखिएगा, डिड वुमेन फाइंड अ प्लेस विद इन दी स्टोरी, डायरेक्टली देखिएगा जो वुमेन्स का जो प्लेस है ना इन स्टोरीज में, ऐसे बैटल फील्ड के तौर पे नहीं देखते कि वुमेन्स आपकी बैटल फील्ड में लड़नी चली गई, ठीक है। पर यहाँ पे 8वीं से 12वीं शताब्दी में ऐसा माना जाता था कि जो मेन कॉज फॉर कॉन्फ्लिक्ट होता था, एज ए कॉज ऑफ, जैसे होता है ना कॉज फॉर कॉन्फ्लिक्ट्स, तो ये माना गया है कि वुमेन एक कॉज होती थी कॉन्फ्लिक्ट का, लड़ाइयों का कारण बन सकती थी कि क्यों, ठीक है। और फिर क्या होता था, जब कॉन्फ्लिक्ट हो जाती थी, जो मैन होते थे ये प्रोटेक्ट करते थे किसको, वुमेन को, ठीक है। मैन फॉट विद वन अदर टू आइदर विन और प्रोटेक्ट वुमेन, ठीक है। वो वुमेन्स को, अपनी वाइफ वगैरह जो होती थी उनको प्रोटेक्ट करने के लिए लड़ाइयाँ करते थे। पद्मावत मूवी आपने देखी ही होगी, उसमें भी यही था, ठीक है, उसमें भी आपने यही देखा था, लड़ाइयाँ वगैरह हुई थी। तो ये आपको यहाँ पे देखने को डायरेक्टली यहाँ पे वुमेन का एक्सपीरियंस, मतलब अपीयरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा बैटल फील्ड में। यहाँ पे वुमेन आर ऑल्सो डिपिक्टेड एज फॉलोइंग देयर हीरोइक हस्बैंड्स इन बोथ लाइफ एंड डेथ। अब यहाँ पे क्या गया है कि वुमेन जो होती थी, इनको यहाँ पे दर्शाया गया है कि ये अपने हस्बैंड के मरने से पहले भी उन्हीं के साथ रहेंगी, ठीक है, और मरने के बाद भी उन्हीं के साथ रहेंगी। जैसे देयर आर स्टोरीज अबाउट द प्रैक्टिस ऑफ सती, कैसे, जैसे ही उनके हस्बैंड रहते थे चलो तब तो साथ है, पर जब हस्बैंड की डेथ हो जाती थी बैटल फील्ड में, तब क्या होता था, हस्बैंड के साथ साथ ना इनको भी जिंदा जला दिया जाता था। सती प्रथा जैसे हम कहते थे, ठीक है, सती प्रथा आपने सुनी ही होगी। सती प्रथा के तहत इनको जिंदा जला दिया जाता था, और द इमोलेशन ऑफ विडोज ऑन द फनरल पायर ऑफ द हस्बैंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे इनको भी सती की प्रथा करनी पड़ती थी। सती प्रथा आप देख सकते हैं यहाँ पे भी एग्जिस्ट थी, ठीक है।
मतलब उन्हें कहा जाता था कि आप जाओ जिंदा चल जाओ, ठीक है, जिंदा चल जाते थे। सोचो दर्द, मतलब सोच भी नहीं सकते क्या हालत थी होगी, सोचिए। चलिए अब हम आगे देखें तो ये आप देख सकते हैं इस मैप में, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं राजपूत रूल आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलता था। तो ये राजस्थान का होगा, थोड़ा बहुत ये इलाका होगा, ये आपको देखने को मिल रहा है मैप में, इस मैप में। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ, आज हमने फर्स्ट पार्ट किया है आपका, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में देखिएगा तो बियॉन्ड रीजनल फ्रंटियर्स द स्टोरी ऑफ कथक से हम शुरू करेंगे, ठीक है। 2-3 पार्ट्स में आपका ये चैप्टर हो जाएगा, अमेजिंग चैप्टर है, मज़ा आएगा आप लोगों को। चलिए थैंक यू सो मच। अगर आप नए हैं दोस्तों तो नॉलेज कैसल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक करिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों में फैलाइएगा, ठीक है। एंड कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, लाइक डिसलाइक करके भी आप अपना फीडबैक देख सकते हैं, पर नॉलेज कैसल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।